वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में टोटल हम लोग 40 टॉप मोस्ट जीके जीएस को देखेंगे जो 21 मार्च का बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 14 मार्च का जो एग्जाम हुआ फ्रेंड्स, दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रोवाइड कराया। आप लोग क्वेश्चन देखा फ्रेंड्स कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिस टाइप से हम लोग आशा कर रहे थे उस टाइप से नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा क्वेश्चन अल्टर पूछा जा रहा है, हट के पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा हार्ड पूछा जा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, आपको जो 21 मार्च का एक बिहार पुलिस का कांस्टेबल एग्जाम होने वाला है, तो जिस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है उसी टाइप का प्रश्नों का संग्रह करके मैं आप लोग को कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। 8:30 बजे लाइव क्लास में आऊँगा फ्रेंड्स, तो आज आप लोग 8:30 बजे लाइव क्लास जुड़िएगा। उस समय भी आपको उसी टाइप का प्रश्न मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। पहला सवाल है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो किस काल में, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। धर्मशास्त्र के समय में आपका अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। ठीक है, पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 देखिए आपका है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कौन सा अभिलेख से यह प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? ऑप्शन नंबर सी, रुद्रादामन का जूनागढ़ शिलालेख से यह पता चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, आपका बैकेलाइट होता है। देखिए क्या है फ्रेंड्स, मैं सभी जगह से कलेक्ट कर करके पीडीएफ बनाता हूँ, थोड़ा सा वक्त लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स कि जो जिस टाइप का पूछा जा रहा है उसी टाइप को मैं उसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कराऊँ। देखिए ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। बैकेलाइट होता है, क्या होता है? तो देखिए बैकेलाइट आपका होता है, ये रोधक होता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैकेलाइट क्या होता है? तो आपका रोधक यानी इंसुलेटर होता है। सेमीकंडक्टर नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत। क्या होता है? तो ध्यान रखिए, बैकेलाइट होता है मुख्य रूप से क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब रोधक होता है। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने है फ्रेंड्स, क्या है कि न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? ठीक है, न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो इसका जवाब सबको पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से टेफ्लॉन का होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो आपका टेफ्लॉन का होता है। चलिए इसमें देखिए सभी तरह का क्वेश्चन को शामिल किया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर सवाल आपका है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो देखिए मांडा था, हालसा था, सुरकोड़ा था। आपका बालाकोट है जो आपका भारत में नहीं था। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 आपका फ्रेंड्स कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आर्य लोग भारत में आए थे, किस रूप में आए थे? तो गेस करिए राइट आंसर क्या होगा। सौदागर तथा खान बदोश, शरणार्थी या आक्रमणकारी या अप्रवासी? तो देखिए आक्रमणकारी के रूप में आए थे ना आर्य लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 आपका फ्रेंड्स कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में किसे माना जाता है? सिंपल सा सवाल है इसका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरस्वती को माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था किसका? तो सरस्वती नदी का। 7 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए। सवाल नंबर 8 आपका है फ्रेंड्स कि प्राचीन हिंदू विधि के का लेखक किसे कहा जाता है? ठीक है, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसे कहा जाता है? तो आपका मनु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 आपका फ्रेंड्स कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए इस टाइप का। बुद्ध का तात्पर्य क्या होता है? 9 का करेक्ट आंसर होगा, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति को क्या कहता है? बुद्ध। बुद्ध शब्द का अर्थ ही होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है, सवाल नंबर 10 को देखिए। सवाल नंबर 10 आपका है पंचमार्क। ठीक है, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? कौन काल में चलता था पंचमार्क का सिक्का? 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका? अब हो जाएगा आपका मौर्य काल में। ठीक है, पंचमार्क का सिक्का आपका किस में चलता था? तो मौर्य काल में चलता था। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 आपका है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? 11 का क्या हो जाएगा? रामानंद। अच्छा सवाल है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो रामानंद इसका राइट आंसर। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 आपका है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुकाराम थे जी, अब महाराष्ट्र के संत थे। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 आपका है कि संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? ये देखिए अच्छा सवाल है।
कौन सा दल जो संविधान के निर्माण में शामिल नहीं था फ्रेंड्स? तो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल था, साम्यवादी भी था, मुस्लिम, आपका हिंदू महासभा है जो आपका इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू महासभा है जो इसमें शामिल नहीं था। सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 आपका है कि निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? तो आपातकालीन उपबंध याद कीजिए फ्रेंड्स, कहाँ के संविधान से लिया गया था? 14 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के वेमर संविधान से। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका करीब करीब पूछा जाता था, जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो कहाँ से कहाँ क्या लिया गया, प्रस्तावना जैसे कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, तो ये सब का भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। हो सकता है उससे प्रश्न, ये दोनों में तो आपको नहीं, दोनों शिफ्ट में पूछा गया, लेकिन उसमें हो सकता है पूछा जाए, तो एक बार उसका रिवीजन भी कर लें और उसको याद रखें। या निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकाल उपबंध के ऊपर है? तो आपका जर्मनी का। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के निर्माण में कौन सा अधिनियम सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा था, तो 1935 का अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा था। उसके बाद पूछा जाए फ्रेंड्स आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रावधान मुख्य रूप से क्या लिया गया, वो सब याद रखिएगा। जैसे प्रस्तावना का प्रावधान जो भारत में है वो कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। अब प्रस्तावना की भाषा रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कनाडा से क्या लिया गया? संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया? हो सकता है पूछा जाए, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड से संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। नहीं पूछा है इसमें, हो सकता है उसमें पूछा जाए। तो आपातकालीन उपबंध के ऊपर में है फ्रेंड्स, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जर्मनी के वेमर संविधान से। सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 आपका है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 15 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 15 का हो जाएगा आपका 389 सदस्य ना। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में टोटल कितना? 389 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 आपका है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई? ठीक है, इस तरफ के आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको पता चल जा रहा है आपका जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि रूस की क्रांति देखिए तो कब हुआ था? रूस की क्रांति 1917 में हुआ था। उसके बाद में फ्रांसीसी क्रांति क्या हुआ था आपका? 1789 में हुआ था। ठीक है, तो इससे पहले नहीं हुआ था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, और देखिए भारत का प्रथम स्वतंत्रता सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। 1857 हुआ था ना, 1857 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए क्लियर हो गया फ्रेंड्स, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जवाब मैं आप लोग से कमेंट करके चाहूँगा। मैं 3 के बता दिया फ्रेंड्स कि रूस की क्रांति जब कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो लुई 16वां के शासनकाल में 1789 ईस्वी में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? फिर 10 मई हुआ था ना, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। अब बच गया अमेरिका संविधान। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम तो ये सबसे पहले ही होगा, ऑप्शन यही है ना। तो कब हुआ था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। जैसे कल एक प्रश्न पूछा था जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है, तो सभी ने साउथ अफ्रीका जो जवाब दिया था बिल्कुल सही दिया था फ्रेंड्स। 17 नंबर सवाल देखें, कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो, देखिए इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। यानी एक श्रेष्ठ नागरिक हम किसे कहेंगे, इसका परिभाषा अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से जागरूक हो। जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक हो उसे क्या कह सकते हैं? श्रेष्ठ नागरिक कह सकते हैं। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 18 को देखिए फिर। सवाल नंबर 18 आपका है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए कौन सक्षम है? ये सवाल भी हो सकता है पूछा जाए। तो देखिए मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? आपका संसद के कर सकता है ना। यानी 18 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, संसद है जो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। ठीक है, सवाल नंबर 19 को देखें। सवाल नंबर 19 आपका फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता है? ठीक है, अष्टक नियम का पालन कौन नहीं करता है? तो देखिए अष्टक नियम के पालने के लिए कोई भी यौगिक जिसके बाह्य कक्षा में कितना 8 होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होता है, तो अष्टक का पूरा करता है फ्रेंड्स। तो इसमें आपका जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इसमें है जो बाहरी कक्षा में देखिएगा तो कितना 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी अष्टक के पूरा नहीं करता है। ठीक है, अष्टक का नियम का पालन नहीं करता है। क्या आपका है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या होता है इसका सूत्र? होता है फ्रेंड्स PCl5 होता है। तो इसके जो बाह्यतम कक्षा में है जो आपका 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कितना 10 होता है देखिएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या है कि निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता है? तो याद रखिएगा
कि जस्टक नियम को कौन पालन करता है, जिसके बाह्यतम कक्षा में कितना 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फेट पेंटाक्लोराइड। चलिए सवाल नंबर अब देखते हैं 20 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 20 है, सवाल नंबर 20 देखिए, हूबहू एक क्वेश्चन हो सकता है पूछ दिया जाए फ्रेंड्स, एक न्यूमेरिकल से है। कह रहा है कि समान वेग से चलते आ रहे एक पिंड का 200 न्यूटन बल लगाकर कितना 0.2 पॉइंट सेकेंड में रोक दिया जाता है, तो पिंड का प्रारंभिक संवेग क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिंड का प्रारंभिक संवेग पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 50 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल आपका है कि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, कहाँ स्थित है, ये भी देखिए अच्छा सवाल है। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है कहाँ। ऑप्शन ए में उत्तर पश्चिम बिहार मैदान में, बी में उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, और 3 में है आपका, सॉरी ए में ए हो गया, बी में हो गया फ्रेंड्स, और 3 में हो गया मध्य दक्षिण बिहार मैदान में, और चौथा में दामोदर घाटी प्रदेश में। तो बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, इसको इस तरह से आंसर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 में है। ठीक है, यानी कि बिहार में जो पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है कहाँ है, तो उत्तरी पूर्वी बिहार मैदान में है। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी है जो उत्तरी पूर्वी बिहार मैदान में है, जैसे पूर्णिया हो गया उस साइड में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 21 नंबर सवाल का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 आपका है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ठीक है, कौन सा मिट्टी से, कौन सा मिट्टी से बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वहाँ पर आच्छादित है, किस मिट्टी से। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी कहीं दिया है, नहीं दिया है, यानी कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी को ही क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो दोमट मिट्टी है जो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, तो बिहार में भी सबसे ज़्यादा है जो आपका कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, आपका जो कछारी मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 23 को देखिए फ्रेंड्स कि टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है। ठीक है, जो टाटा लौह इस्पात कारखाना है तो उसमें जो आपका लौह अयस्क होता है तो कहाँ से आता है, उसमें मतलब अयस्क है जो कहाँ से उसको प्राप्त होता है। 23 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सिंहभूम से होता है। ठीक है, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम से होती है। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 24 आपका है, 24 नंबर सवाल है कि भूमि सुधार कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं था। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, भूमि सुधार जो भी कार्यक्रम हुआ था उसमें से कौन सा कार्यक्रम है जो सम्मिलित नहीं था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, सम्मिलित नहीं था। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं था। कृषकों को अल्पकालीन साख प्रदान करना, ये भूमि सुधार आंदोलन में क्या था फ्रेंड्स आपका कार्यक्रम में, भूमि सुधार कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं था। बाकी भूमि दस्तावेजों का आधुनिकीकरण ये शामिल था, भूमि जोतों की चकबंदी ये भी शामिल था, मध्यस्थों का उन्मूलन ये भी शामिल था। भूमि सुधार कार्यक्रम में ये तीनों शामिल था फ्रेंड्स, जबकि कृषकों को अल्पकालीन साख प्रदान करना ये शामिल नहीं था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 25 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 25 आपका है कि किसी भी गति से चलने वाले एम द्रव्यमान का एक कण किसी दूसरे एम द्रव्यमान वाले स्थिर कण के साथ सामने से टकराता है, टकराव के बाद पहले कण का वेग क्या होगा। तो इस टाइप का सवाल आपका हूबहू याद कर ले फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कि किसी भी गति से चलने वाले एम द्रव्यमान का एक कण किसी दूसरे एम द्रव्यमान वाले स्थिर कण के साथ, ठीक है, से टकराता है, टकराव के बाद पहले कण का वेग क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 26 को देखते हैं। सवाल नंबर 26 आपका है फ्रेंड्स कि एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए 24 का तो आपका हो गया, फिर 25 का हम लोग अभी देख लिया ना, सॉरी एक मिनट, अभी हम लोग कितना नंबर सवाल देखें फ्रेंड्स, 25 का देखें, 25 का सी हम लोग देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, 25 का शून्य हो गया। ठीक है, अभी अब 26 नंबर सवाल देख रहे हैं ना, 26, हाँ 26 नंबर सवाल। तो 26 नंबर सवाल का क्या होगा फ्रेंड्स, 26 नंबर सवाल आपका है कि एक समान वेग से चलती हुई किसी वस्तु का त्वरण होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 26 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कि एक समान वेग से चलती हुई किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर शून्य हो जाएगा। ठीक है, और 25 का हम लोग ने देखे थे फ्रेंड्स, क्या देखे थे, ये भी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 25 का भी जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका भी शून्य होगा फ्रेंड्स। और इसका भी है जो आपका 26 नंबर सवाल का भी जो राइट आंसर होगा शून्य होगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक समान वेग से चलती हुई किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27
आपका फ्रेंड्स कि आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता हुआ कौन सा है? तो देखिए आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है, क्या होता है? सापेक्ष आर्द्रता। इसका राइट आंसर होगा 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 28 को देखें कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? सभी को पता होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण ना, ऑप्शन नंबर डी। संपूर्ण क्रांति का घोषणा किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 आपका फ्रेंड्स कि एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अच्छा सवाल है, देखिए एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण क्या होगी? परावर्तित किरण कहाँ से गुजरेगी? ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 29 का राइट आंसर होगा फोकस से गुजरेगी। ठीक है, एक किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण फोकस दूरी से गुजरेगी। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 30 को देखिए फ्रेंड्स कि एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होता है, अगर विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो इस टाइप का सवाल डायरेक्ट याद कर लें। इसका जो राइट आंसर हो गया क्या होगा? 2B हो जाएगा। यानी 30 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक बार देख ले फ्रेंड्स, किसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होता है, अगर विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाए? ये भी अपना दुगनी हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 30 का सवाल नंबर 31 को देखिए, कह रहा है दिनकर की कविताओं के विषय थे। ठीक है, दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, इनका सभी बुक का नाम रखेगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपका कुरुक्षेत्र हो गया, उर्वशी हो गया और रसीम रथी हो गया, ये सब के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो वो किस मतलब लिखते थे? दिनकर की कविताओं के विषय कैसा था? तो देखिए दिनकर जी का जो कविता का विषय था वो सामाजिक और आर्थिक समानता पर था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, दिनकर की कविताओं के विषय क्या था? तो सामाजिक और आर्थिक समानता, करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा की गई? ठीक है, तो सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी फ्रेंड्स? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 में किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा की गई थी? तो 1948 में की गई थी। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 33 को देखें, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पक्का पूछा जाए। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर 33 का होगा, एजी टेंसले ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 33 का। सवाल नंबर 34 को देखें। सवाल नंबर 34 आपका है फ्रेंड्स कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए नियम तो बन गया था आपका 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था फ्रेंड्स, कितना 2002 में ना, 2000 आपका 2 में जब हुआ था उसी समय हो गया था। लेकिन ये जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, निःशुल्क शिक्षा वाला, वो लागू कब से हुआ फ्रेंड्स, इंप्लीमेंट कब हुआ इसका? तो ऑप्शन नंबर बी 2009 में। याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो 2009 से पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 34 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 35 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 35 आपका है कि जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? तो जैन धर्म के 5 महाव्रत थे, कौन कौन थे फ्रेंड्स? तो देखिए इसमें अहिंसा तो था, अपरिग्रह भी था, अस्तेय भी था, 3 हो गया फ्रेंड्स। ये स्यादवाद नहीं था। ठीक है, ये स्यादवाद नहीं था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 35 का डी हो जाएगा। अब 5 कौन कौन था देख ले फ्रेंड्स, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य और अमरीसा। ठीक है, अमरीसा, ये 5 था टोटल। तो हो गया, देखिए अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अमरीसा और ब्रह्मचर्य, 8 to 5 था इसमें। ठीक है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल था, जबकि स्यादवाद है जो आपका नहीं शामिल था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 36 को देखें। सवाल नंबर 36 आपका फ्रेंड्स की निम्न में कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? तो प्राथमिक रंग कौन कौन है फ्रेंड्स, ये सब पहले याद रखिए। इसका तो ट्रिक बताया हूँ, नहलाना सबको याद है, यानी कि नीला, हरा, लाल है जो आपका क्या है, प्राथमिक रंग है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है आपको कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला, मैजेंटा, पीकॉक, नीला, ये है जो द्वितीयक रंग के उदाहरण। ठीक है फ्रेंड्स, लाल, नीला, हरा आप ही बताया आपका क्या है, हो जाएगा आपका प्राथमिक रंग है। तो इसका जो द्वितीयक रंग के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 36 का। सवाल नंबर 37 को देखें। सवाल नंबर 37 इंपॉर्टेंट है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर
विशेष जोड़ दिया गया था। तो जो हंटर कमीशन था तो आपका शिक्षा से था, लेकिन किस शिक्षा से था फ्रेंड्स? प्राथमिक शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हंटर कमीशन है जो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 37 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 38 को देखें। सवाल नंबर 38 आपका क्या है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? देखिए, ये भी थे सही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जैसे आप पूछा जा रहा है, आपको कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, जो अंग्रेज ने बनाया था भू राजस्व व्यवस्था, तो उसका कह रहा है कि निम्न प्रणालियों में से कौन कृषक के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता था, ठीक है। तो कृषक यानी किसानों के लिए ज़्यादा सुरक्षा कौन प्रदान करता था? 38 का राइट आंसर होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 39 को देखते हैं। सवाल नंबर 39 है आपका फ्रेंड्स कि कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? बहुत अच्छा सवाल बायोलॉजी का। तो देखिए, कोशिका का जो विभाजन होता है तो उसमें क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कौन सा अवस्था में? तो मध्यावस्था में। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्यावस्था में है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। लास्ट सवाल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। कह रहा है फ्रेंड्स कि कौन सा अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा तो वो मातृभाषा में दिया जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 350 में यह प्रावधान है, ठीक है, कि मातृभाषा में आपको शिक्षा प्रदान करना है। तो देखिए 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न था फ्रेंड्स। इसी तरह से अभी तो मैं ऑफिस निकल रहा हूँ और शाम को 8:30 बजे आऊँगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन को कलेक्ट करके आप लोग को मैं प्रोवाइड कराऊँगा। और देखिए, आपका हिंदी साहित्य से जो मैं मेरा वेबसाइट पर डाला हुआ 10 से 12 प्रैक्टिस सेट, उसको आप लोग देखते रहिएगा। और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स जो वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर के आप लोग पढ़ें, उसमें से आपको काफ़ी फायदा होगा। उसमें जो टिपिकल जिस टाइप का क्वेश्चन है पूछा जा रहा है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और अभी वेबसाइट पर भी काम चालू है फ्रेंड्स। वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ साथ में आप लोग गूगल पर सर्च करिएगा gkmastermind.com फ्रेंड्स, तो आपको आ जाएगा। उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। हिंदी का कम से कम बहुत अच्छा प्रश्न है, तो उसको जरूर देखिएगा। जिस टाइप का पूछा जा रहा है फ्रेंड्स उसका है, जो हिंदी का प्रश्न इसमें पूछा गया था वो देखिएगा, वेबसाइट में आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।